Hello दोस्तों, welcome back once again to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion. My name is यश और आज हम बात करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट उसके पहले कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि एल्केन्स कॉन्स्टिट्यूट होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज मतलब क्या? जी हाँ, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ओके, और वो CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। जैसे ये देखिए, मीथेन है और ये इथेन, इन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस है? CH2। ओके, अल्केन कॉन्स्टिट्यूट होमोलोगस सीरीज ऑफ स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा मेरे दोस्त इसमें। ओके, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ फर्स्ट 5 होमोलोगस सीरीज। ओके, राइट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एंड डिड्यूस। पहले तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने को बोला है और फिर क्या बोला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए एंड उसका हमको जनरल फॉर्मूला भी डिराइव करना है। तो देखिए ये CH4 है और उसमें एक CH2 ऐड कर दिए तो क्या हो गया? CH2 CH3, वापस एक ऐड कर दिए तो क्या हो गया? CH2 बीच में आ गया। इसमें और एक ऐड कर दोगे तो ये देखिए एक CH2 और आ गया, और एक ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये देखो एक और ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है? तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ये देखिए ये C है, ओके, और H है। अगर आप देखो सब में तो C का जो नंबर है उसके डबल में अगर आप दो दो जोड़ देते हो तो आपको ये आ जाएगा। जैसे ये CH4 है और यहाँ पे H6 है और C2 है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर में रिलेशन ढूंढिए। ओके, मतलब 2 × 3 टाइम है डायरेक्टली हाइड्रोजन। अब इसमें देखिए 3, 3, 6 और 8, और यहाँ पे कार्बन कितना है? C3 है और H8 है, तो क्या इसका डबल है? जी नहीं। तो हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिससे ये फॉर्मूला सब में लग पाए, वो नंबर सबके लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए यहाँ पे C2H6 में एक जुगाड़ लगाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ये जो C2H6 है, ओके, यहाँ पे देखिए कार्बन का नंबर कितना होगा? 2, हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा? 6। तो क्या मैं अगर कार्बन के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 ऐड कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जी हाँ। दूसरा देखिए C3H8, तो क्या मैं कार्बन के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 ऐड कर दूँ तो हाइड्रोजन आ जाएगा। जी हाँ। आगे देखिए C4H10, 4 × 2 प्लस कितना? 2। तो देखिए यहाँ पे कार्बन के नंबर को हम ले लेते हैं N, ओके, और हाइड्रोजन के नंबर को ले लेंगे 2N + 2। तो देखिए कार्बन का नंबर N था, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया आपने और 2 जोड़ दिया, तो ये बन गया जनरल फॉर्मूला। तो इसी तरीके से हम जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन। अब इन्होंने एक अलग तरीके से ऐसा बनाया जो मैंने बताया, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वन, आप उसी को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ थर्ड हायर, ओके, ए थर्ड हायर, बी द सेकेंड लोअर होमोलोगस ऑफ CH3COOH। मतलब देखिए ये सिंपल सा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन लोगों ने क्या बोला है? थर्ड हायर, मतलब उसके अंदर कितने कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन होंगे। और फिर सेकेंड लोअर, जब हाईएस्ट वाले 3 है तो सेकेंड लोअर में कितने होंगे? 2 होंगे। देखिए यहाँ पे जरा समझिए, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ थर्ड हायर होमोलोग, यहाँ पे उन्होंने कंपाउंड दिया है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का CH3CH2COOH। इससे इसका थर्ड हायर बनाना है, मतलब इसमें टोटल कितने CH2 यूनिट जोड़ने होंगे आपको? 3 CH2 यूनिट जोड़ने होंगे। तो ये देखिए CH3, ये CH2 पहले का था, एक CH2 जोड़ा, दूसरा CH2 जोड़ा, तीसरा CH2 जोड़ा, और ये हो गया ऐसा, ये 3 CH2 जोड़ दिए। ठीक है, ये थर्ड हायर होमोलोग हो गया। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। और एक लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि जो COOH ग्रुप है ये पहले कार्बन पे अटैच है। ठीक है, ये देखिए बी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लोअर होमोलोग इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग 2 CH2 यूनिट फ्रॉम द कार्बन चेन ऑफ गिवन स्ट्रक्चर। कार्बन चेन ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, इसका सेकेंड लोअर बनाना है तो 2 CH2 निकाल दीजिए। तो एक यहाँ से निकाला और एक यहाँ से निकाला,
तो क्या बच जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH। ओके, और इसे कहते हैं मिथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। और क्यों फॉर्मिक एसिड इसे कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मिका से निकाला गया था। फॉर्मिका मतलब एंट्स, चींटियाँ होती हैं, पता है चींटियाँ, रेड कलर की एंट्स होती हैं, जब वो काट लेती हैं तो हमारे स्किन के अंदर इसी एसिड को रिलीज कर देती है, और जिसकी वजह से हमें खुजली होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द सैचुरेटेड sp3 carbon in a molecule are labeled as primary, secondary and tertiary and quaternary in accordance with the number of other carbon bonded to it by single bond। अब देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दिया है sp3, इसमें 4 ऑर्बिटल यूज होती है, एक s, एक px, एक py और एक pz। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है साथियों कि आप जाके ज़रूर केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग उसे ख़त्म कर लीजिए, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखिए, प्राइमरी कार्बन इज ऑब्टेन टू ओनली वन अदर कार्बन, फॉर एग्जाम्पल बोथ कार्बन इन इथेन, ये प्राइमरी है। अब जरा देखिए यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का मतलब क्या है। प्राइमरी मतलब एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो ये देखिए ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये कार्बन क्या है, ये सिर्फ एक कार्बन को अटैच है। अगर इसको ले लिए तो ये भी एक कार्बन को ही अटैच है, तो ये दोनों क्या है, 1 डिग्री कार्बन। अब जरा देखिए 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जो 2 और कार्बन से अटैच हो। तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट कार्बन है, ये कितने कार्बन से अटैच है, 2, तो ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 आ गया। तो ये वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच है, इसीलिए 2 डिग्री बोलते हैं। जबकि अगर आप इन्हें देखो तो ये तो सिर्फ सेंटर वाले से अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री हुआ और ये भी 1 डिग्री हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन बताओ, आप समझ गए रहोगे, सर ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से अटैच है, सर ये तो बहुत सिंपल है। अरे चलो सिंपल है तो क्या हुआ, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इसको H, ये CH3, ये भी CH3, ये भी CH3। तो ये जो ग्रीन वाले हैं ना ये सारे 1 डिग्री है, और ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना ये टर्शरी है मेरे भाई। क्या है, टर्शरी। क्यों टर्शरी, ये 3 कार्बन से अटैच है। तो जरा बताओ साथियों, क्वाटरनरी क्या होगा, इसको क्वाटरनरी बोलते हैं। आज समझ में, इसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी मतलब क्या, एक कार्बन 4 कार्बन को अटैच है, ये देखो ये देखो ये देखो। आज समझ में, बाकी के ये जो कार्बन हैं ये तो सारे 1 डिग्री हैं। तो 1 डिग्री वाले कितने हो गए, 1 डिग्री वाले 4 कार्बन हो गए। ओके, और क्वाटरनरी कितना हो गया, 1 हो गया। आया समझ में, यस सर, फैंटाबुलास्टिक, फैंटास्टिक, समझ में आया। तो मेरा दोस्त एक क्वेश्चन है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, प्राइमरी तो वो होता है जो एक कार्बन से अटैच होता है। अब ऐसे कार्बन का क्या, जैसे मीथेन है, ये तो किसी से नहीं अटैच है, तो इसके कार्बन को क्या बोलोगे। तो प्यारे दोस्तों ऐसे कार्बन को हम सुपर कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर कार्बन। हाँ समझ में, या फिर लोग जनरली इसे 1 डिग्री ही कंसीडर करते हैं, बट मैं आपको बताऊं तो ये सबसे सही, ये इसे सुपर कार्बन बोलते हैं। एक ऐसा कार्बन जो किसी से भी अटैच नहीं होता। हाँ समझ में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और सुपर कार्बन। देखना, आप ये पूछना अपने दोस्तों को, शायद उन्हें ये पता नहीं होगा, और नहीं होगा तो आप बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। अब सबसे पहली चीज़, नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि अगर किसी ने एक कंपाउंड सिंथेसाइज कर दिया, मान लीजिए लेबोरेटरी में आपने एक कंपाउंड बना दिया और आप बना के खुश हो कि आपने एक कंपाउंड पहली बार बनाया है, और पता चला दुनिया के किसी हिस्से में किसी इंसान ने, किसी साइंटिस्ट ने वही कंपाउंड बना के ऑलरेडी रखा है और आपके बहुत पहले, तो होगा क्या, वो उसे रमेश नाम से बुलाता था, आप उसे सुरेश नाम से बुलाते हो, बट दोनों चीज़ें तो एक ही है। तो एक बॉडी है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की एक शाखा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो केमिस्ट्री की हेड बॉडी है, जिसे हम IUPAC कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने डिसाइड किया कि हम हर एक केमिकल कंपाउंड का नाम उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट पे रखेंगे, और उस नाम को हम IUPAC देंगे, और ये पूरी दुनिया में इसी नाम से वो कंपाउंड जाना जाएगा। तो उससे कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, और आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो कंपाउंड बनाया वो किसी और ने बनाया नहीं है। तो आया समझ में, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्यों लाया गया,
इन ऑर्डर टू अवॉइड दी कन्फ्यूजन। अब जरा देखिए कॉमन नेम या फिर ट्रिवियल नेम। देखिए कॉमन नेम जनरली क्या होता है, उसके सोर्स के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब जहाँ से कंपाउंड को लाया गया है उसके सोर्स के ऊपर। जैसे ये देखिए फॉर्मिका, अभी मैं आपको बता दूं तो कि जो अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था HCOOH, इसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, या फिर इसका IUPAC नाम मिथेनोइक एसिड है। अब देखिए कॉमन नाम इसका फॉर्मिक एसिड है। अब क्यों फॉर्मिक एसिड है, क्योंकि इसको एंड से मिला था। किससे मिला था, एंड से, और ग्रीक लेटर में शायद या लैटिन में, आई एम नॉट श्योर, एंड को फॉर्मिका बोला जाता है। तो देखिए ये उसका कॉमन नाम है। ओके, ट्रिवियल नेम मतलब ओरिजिन, कहाँ से ये आया है। जैसे ये लीजिए एसिटिक एसिड, अब ये कहाँ से आ गया, एसिटम से, और एसिटम मतलब क्या होता है, विनेगर। तो ऐसा है, सोर्स के ऊपर, किस पर्टिकुलर वो कंट्री को बिलोंग करता है, किसने उसको डिस्कवर किया, उसके बेसिस पे कंपाउंड का जो नाम लिखा जाता है उसे हम कॉमन नाम कहते हैं। ठीक है, देखिए एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप अटेम्प्ट्स वर मेड टू डिवाइस अ नेम फॉर एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे जैसे केमिस्ट्री की ग्रोथ हुई वैसे वैसे हमने ट्राई किया कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ ना कुछ नाम दिया जाए। दीज ओल्ड नेम्स आर नाउ रिफर्ड एज कॉमन और ट्रिवियल नेम। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम या फिर ट्रिवियल नेम। कॉमन नेम ऑफ अ कंपाउंड यूजुअली हैज सम हिस्ट्री बिहाइंड एंड यूजुअली एक्सेप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स लॉन्ग यूजेस। मैंने बताया ना, हिस्ट्री की वजह से उसका नाम रखा जाता है, कहाँ से आया, किसने डिस्कवर किया, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, समझ में आया, बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे उसका कॉमन नाम रखा जाता है। दो अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज डेवलप लेटर। जो मैंने बताया ना आपको, एक सही तरीका, एक राइट अप्रोच को यूज़ किया गया और सबका नाम रखने का एक सिस्टमैटिक मेथड ढूंढा गया। कॉमन नेम्स आर स्टिल यूजफुल इन आर मेनी केसेस, कैन नॉट बी अवॉइडेड। बहुत सारे केसेस में कॉमन नाम बहुत ज़्यादा यूजफुल है तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली फॉर कॉमनली यूज्ड कमर्शियल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ कुछ कमर्शियल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, कमर्शियल मतलब जो लार्ज अमाउंट में बिकते हैं, ओके, उनका कॉमन नाम ही काफ़ी फेमस है तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। स्टेम नेम्स ऑफ सर्टेन कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन इन टेबल 14.4। अब ये जो टेबल है इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स के कॉमन नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड, ये देखिए HCHO इसका फॉर्मूला होता है। एसिटल्डिहाइड देखिए CH3CHO। प्रोपियोनल्डिहाइड, ये देखिए ब्यूटरल्डिहाइड, ये क्योंकि ब्यूटरल्डिहाइड क्या होता है, ये रैंसिड बटर से मिलता है। किससे मिलता है, रैंसिड बटर। सर बटर तो मेरे को पता है, जी हाँ, समझ में आया ऐसा। और ये वैलेरल्डिहाइड, ये देखिए इसमें 5 कार्बन होते हैं, और ये इनका जनरल फार्मूला भी आप डिराइव कर सकते हैं। ओके, इनका जनरल फार्मूला जनरली होता है CnH2nO। ओके, H2nO। सर आपने ये फार्मूला बोला सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखिए फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो, आप चाहो तो अल्डिहाइड कीटोन का जो भी जनरल फार्मूला है वो आप डिराइव कर सकते हो। जैसे मैं ये ले लूँ, ओके, पहले वाले सिंपल के लिए फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, बट बाकी के अगर देखो तो दूसरे का क्या है CH3CH2 सॉरी CHO। तो यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ये O है। अब तीसरे वाले को देखिए C3, ये तीसरे वाले को देखिए C3, H कितना है 6O है। तो देख रहे हैं ना CnH2nO आ रहा है जनरली। चौथे को देख लीजिए, टोटल कितने कार्बन है इसमें, 2, एक 3 और 4, तो 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देखिए 2 2 जा 4, सी कार्बन 4 हाइड्रोजन 4, तो क्या हो जाएगा, ओह ये हाइड्रोजन का नंबर मैंने गलत लिख दिया, हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे 8। तो देखिए जनरल फार्मूला बन गया इसका CnH2nO। ओके, अब देखिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट को भी दिया गया है। अब देख रहे हैं जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रही है। हाँ समझ में ऐसे। चलिए आगे देखते हैं, ये सारे कॉमन नाम थे। स्ट्रक्चरल फार्मूला देखिए, ओके, यहाँ पे ये N ब्यूटेन है। यहाँ पे N क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एक सीधा स्ट्रेट चेन, समझा ऐसा है। ये देखिए आइसो, आइसो मतलब क्या, आइसो मतलब क्या, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। सेकेंड लास्ट आप लेफ्ट से लीजिए तो ये देखिए दूसरा कार्बन मतलब सेकेंड लास्ट हुआ, उसको एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। आया समझ में, ये देखिए ये एनिलीन है, यहाँ पे ये एनिलीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप। और ये देखिए ये लैक्टिक एसिड है।
अब देख रहे हैं जितने भी नाम दिए गए हैं ये सारे कॉमन नाम हैं और आपको याद होना चाहिए। देखिए क्लोरोफॉर्म, सर पिक्चरों में देखा है हमने, वो नाक पे लेके आते हैं रुमाल, सुंघाते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, हमने देखा है सर। आगे देखो एसिटिलीन, ये गैस होती है ना एसिटिलीन, और इसे हम लोग यूज़ भी करते हैं किसमें बताओ, किसमें बताओ जी हाँ, फ्रूट के राइपनिंग में। जो आप मैंगो पका पका खाते हो ना बहुत जल्दी, वो एसिटिलीन की हीट की वजह से ही पकाया जाता है। और ये देखिए एसिटिक एसिड, एसिटम से इसका नाम आया, विनेगर, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये तो आपने देखा ही था। ये ग्लाइसिन है, एक टाइप का अमाइनो एसिड, और ये ग्लिसरॉल है। हाँ सर, मीठा मीठा होता है, मज़ा आता है इसमें, समझ में आया। अब देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये मेन हेडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड ऑल दैट, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो टेबल है आप इसे एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। ये देखिए ये टेबल जो आपके सामने ऐसे है, समझ में आया, जो इसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, ये आप सबको ज़रूर आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आया समझ में? तो इसे आप अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका IUPAC वाला सेक्शन तो बड़े आसानी से जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं IUPAC का थोड़ा सा हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, with the rapidly growing number of organic compound with increasingly complicated structure, it becomes difficult to name them. आपको मैं बताऊं, हर साल अपने वर्ल्ड में समवट अराउंड 50 मिलियन नए ऑर्गेनिक कंपाउंड इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो सोचिए कितने सारे कंपाउंड डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और इनकी स्ट्रक्चर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो जब इसका नाम लिखते हैं तो अगर नॉर्मल रूल बना देंगे तब तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो रूल कुछ ऐसे बनाने चाहिए जो सबको कवर कर पाए। तो नॉमेनक्लेचर का जो रूल बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है, वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, सम कन्फ्यूजन कैन बी क्रिएटेड व्हेन सम कंपाउंड इज नेम्ड डिफरेंटली। जब आप कंपाउंड का नाम अलग अलग तरीके से लिखोगे तो आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ही IUPAC ने क्या किया, ओके, मतलब केमिस्ट्री की एक बॉडी बनाई गई जिसे बोला गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और 1919 में, मतलब 1919 में इसे स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, आगे देखिए, एंड अ systematic method of nomenclature of organic compound was developed under its banner. इन लोगों ने रूल को बना दिया, सिस्टमैटिक मेथड को दे दिया। दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज एक्सेप्टेड एंड वाइडली यूज्ड, मतलब सबने इसको माना और ये पूरी दुनिया भर में यूज किया जाता है। ठीक है, दिस सिस्टम गिव्स द यूनिक नेम ऑफ ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये जो सिस्टम है ये यूनिक नाम देता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड का आपने कुछ IUPAC नाम रखा तो दूसरे का भी वही IUPAC नाम आएगा। दूसरे का IUPAC नाम तभी वो आएगा जब वो दोनों कंपाउंड सेम होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे, टू अराइव at the IUPAC name of an organic compound, its structure is considered to be made up of 3 main parts. ये 3 मेन पार्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ब्रांचेस एंड फंक्शनल ग्रुप, 3 चीज़ें आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ओके, ब्रांचेस एंड फंक्शनल ग्रुप। अब जरा देखिए, पेरेंट हाइड्रोकार्बन को हम लोग वर्ड रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। मतलब कितने कार्बन है? एक कार्बन है तो मिथ हो जाएगा, 2 कार्बन होगा तो ईथ हो जाएगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोप हो जाएगा। ऐसा समझ में आया? और फंक्शनल ग्रुप का तो अब भी मैंने टेबल बोला, वो आपको कैसे भी करके याद होना चाहिए। द IUPAC नेम्स ऑफ अ कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड बाय मॉडिफाइंग द नेम ऑफ इट्स पैरेंट हाइड्रोकार्बन, फर्दर इनकॉर्पोरेटिंग नेम्स ऑफ द ब्रांचेज एंड द फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। देखिए, प्रीफिक्स वो होता है जो IUPAC नॉमेनक्लेचर के पहले आता है, और सफिक्स वो होता है जो वर्ड रूट के बाद आता है। तो अगर आपको एक सिंपल सा रूल बताऊं तो यहाँ पे है, अगर इसे आप फॉलो करोगे तो आपका कोई भी IUPAC नॉमेनक्लेचर कभी गलत नहीं होगा। ये देखिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अगर आप ऐसे नाम लिखोगे तो आपका हर एक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा और आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आया समझ में? चलिए, अब इसमें आपको डाउट आता होगा कि सर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। ये हम आपको ज़रूर बताएंगे, एक वीडियो में हम सिर्फ इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता ना कीजिए, बस इतना याद रखिए, ये दोनों और ये दोनों अलग होते हैं।
ठीक है, ये वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओके, इन द प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन। सर वो क्या होता है, सब कुछ समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। फॉर डूइंग दिस सर्टेन रूल्स वर formulated by IUPAC. We consider the IUPAC rule for naming saturated and unsaturated hydrocarbon, simple monocyclic hydrocarbon, simple mono and polyfunctional compounds and substituted benzene in the following। मतलब ये जो रूल है इसे हम हाइड्रोकार्बन के लिए यूज़ करते हैं, हाइड्रोकार्बन के अंदर फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई ग्रुप अटैच है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, आईआईटी जेई में तो पूरा अगर मैं बताऊं तो एक चैप्टर ही है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, समवट अराउंड 50 से 60 पेज का। आईयूपीएसी नेम्स ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन। ठीक है, अब यहाँ से ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हो रहा है और इन्होंने पहले किसका बताया, स्ट्रेट चेन का। तो सबसे पहले आप इस टेबल को याद कर लेना। ठीक है, ये देखिए ये सबके नाम, अगर एक कार्बन होगा तो मिथ, दो तो तीन, इफ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, पेंडेक, ऐसे समझ में। आइकोस, नॉन डेक, समझ में आ रहा है। चलिए मैं आपको इन शॉर्ट इसका पूरा फुल फॉर्म बता देता हूँ, ओके, और इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब इधर देखिए, तो सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर क्या आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर क्या आता है वर्ड रूट, और फिर क्या आता है प्राइमरी सफिक्स, और फिर यहाँ पे क्या आता है 2 डिग्री सफिक्स। तो अब जरा देखिए प्रीफिक्स में क्या आते हैं सारे सब्स्टिट्यूएंट, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिसको हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, ये देखिए। ओके, और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप, याद रखना ये वाला तभी यूज़ होगा जब मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोअर प्रायोरिटी वाला मान लेते हैं और उसको मान लेते हैं कि वो सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। बाकी ये सारे हमेशा सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट का आपको याद रखना है कि उसको हमेशा प्राइमरी प्रीफिक्स हम बोलते हैं। अब आ जाता है सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं, अब आ जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स। ये प्राइमरी प्रीफिक्स हमें क्या बताता है कि सिस्टम जो है वो साइक्लिक है, मतलब रिंग है, या फिर बायसाइक्लिक है, या फिर स्पाइरो टाइप की। साइक्लिक मतलब सिंपल ऐसे ऐसे रिंग टाइप का हो जाएगा, बायसाइक्लिक मतलब कुछ ऐसा। ये देखिए यहाँ पे ऐसे 2 कार्बन होने चाहिए 2 रिंग के बीच में, और स्पाइरो में 2 रिंग के बीच में सिर्फ 1 कार्बन। ओके, तो अगर अगर ये पूरा आईयूपीएसी नाम लिखना है तो सबसे पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है वो बताओगे नंबर के हेल्प से, और फिर ये लिखोगे। और प्राइमरी प्रीफिक्स में आप बताओगे कि वो साइक्लिक है या फिर बायसाइक्लिक है या फिर स्पाइरो है, इसको ऐसे यूज़ करोगे। अगर साइक्लिक है तो आप साइक्लो लिखोगे, बायसाइक्लिक है तो बायसाइक्लो लिखोगे, और स्पाइरो है तो स्पाइरो लिखोगे। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन मतलब क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इत, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स। आया समझ में, ऐसे आप चले जाइए कहाँ तक, आगे तक, समझा। चलिए अब आगे देखिए प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है, ये हमें बताता है कि सिस्टम सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है। अब देखिए अगर कार्बन कार्बन स्ट्रेट सिंगल बॉन्ड है तो आप वर्ड रूट के आगे इन लगा देंगे। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो आप क्या लगा दोगे, इन लगा दोगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे, आइन लगा दोगे। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो आप एन आइन लगा दोगे। सर ये इधर का ई किधर गया, तो याद रखना जब 2 वॉवेल एक साथ आते हैं तो पहले वाले वॉवेल को हटा देते हैं। जब 2 वॉवेल एक साथ आते हैं तो पहले वाले वॉवेल को हटा देते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वॉवेल हैं वो ये हैं, ए ई आई ओ यू। याद रखना ए वाई नहीं लेते हम लोग,
समझ में आया? सॉरी, AEYOU ये वॉवेल है, आई को हम लोग जनरली वॉवेल नहीं लेते, तो ये हो जाएगा AEYOU। समझ में? अगर दो वॉवेल एक साथ आए, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे आ रहा था ना, ई डबल बॉन्ड के लिए और आई ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो इस ई को मैंने हटा दिया वाई वाले के पहले से। समझ में आया? और अगर अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ऐसे डबल बॉन्ड दो बार आते हैं तो आप उसे क्या बोलोगे? डाइन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दो बार आते हैं तो उसे क्या बोलोगे? ट्राइन। समझ में आया? तो जब भी ये डी और ट्री आए तो वर्ड रूट में आप ए जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? ए। जैसे मान लीजिए ये वाला कंपाउंड है, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी नाम में डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर है नहीं कोई, सेकेंडरी प्रीफिक्स तो है ही नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? साइक्लिक है, बाईसाइक्लो है कि स्पाइरो है? कुछ भी नहीं है। तो वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो ये देखो 1 2 3 4, तो क्या लिखूंगा? ब्यूट। और इसमें देख रहे हो दो दो डबल बॉन्ड है, मतलब इसमें डाइन आने वाला है। क्या आने वाला है? डाइन, मतलब डी आने वाला है, तो ए लगा दीजिए यहाँ पे। क्या लगा दीजिए? ए। और फिर नंबर लिखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है? 1,3 डाइन। हो गया यूपीएससी नाम इसका, सिंपल। तो याद रखेंगे ये ए कभी आएगा वर्ड रूट के बाद? जब डाइन, ट्राइन, टेट्राइन, समझ में आया? डी टी ऐसे कुछ भी आएगा तब। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? ये था प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। और सेकेंडरी प्रीफिक्स किसका आता है? हायर प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप। हायर प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे अगर मान लीजिए दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है और एक COOH है, तो COH के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ऑइक एसिड होता है। क्या होता है? ऑइक एसिड। और OH के लिए क्या होता है? OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स अगर सिर्फ OH है तो ऑल आएगा, बट अगर दोनों है तो OH को आप एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स मानोगे। क्यों? मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो किसी एक को हम लोअर प्रायोरिटी का मान लेते हैं और उसका नाम एज अ प्रीफिक्स रखते हैं। तो यहाँ पे OH का नाम एज अ प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी आएगा। क्या आएगा? हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो रही बात सफिक्स की, तो ये मैं आपको जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा हर एक चीज़ बताते जाऊँगा और आपको वो पूरा टेबल याद रखना है। ठीक है, तो ये था इन शॉर्ट पूरा डिटेल कि हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर लिखने के प्रोसेस में। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ तक पढ़ लेना है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन तक, मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नेम ऑफ ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन अभी भी सिंगल बॉन्ड ही रहने वाला है, लेकिन इसमें अब ब्रांचिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ब्रांचिंग आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार जताते रहिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।